आज के इस डीप डाइव में हम्म, हम एक बहुत ही दिलचस्प विषय की गहराई में जाने वाले हैं। हम मेरे सामने अभी एक पीडीएफ खुला हुआ है। हम्म, ये महज 3 पेजों का एक डॉक्यूमेंट है हाँ मैंने भी देखा उसे। और पहली नज़र में देखने पर ये बिल्कुल वैसा ही लगता है जैसे स्कूल के दिनों में सामान्य ज्ञान की किताब के पीछे कुछ पन्ने दिए होते थे। बिल्कुल। या फिर जो लोग सरकारी नौकरी की तैयारी करते हैं हाँ, उनके नोट्स का कोई हिस्सा हो। इस लिस्ट में दुनिया भर के देशों के नाम हैं, उनकी राजधानियां हैं, राष्ट्रीय मुद्राएं हैं। जिन्हें हम करेंसी कहते हैं। सही कहा। और वहां बोली जाने वाली भाषाओं के नाम एक केबल में लिखे हुए हैं। आमतौर पर लोग इसे सिर्फ रटने के लिए इस्तेमाल करते हैं, रट्टा मारने के लिए, हाँ। लेकिन आज का हमारा मकसद इन तथ्यों को रटना बिल्कुल नहीं है। जब मैंने इस साधारण से दिखने वाली टेबल को ध्यान से पढ़ना शुरू किया, मुझे एहसास हुआ कि ये सिर्फ एक लिस्ट नहीं है। फिर क्या है ये आपकी नज़र में? अब ये मानव इतिहास, भूगोल, अर्थशास्त्र और संस्कृतियों के विकास का एक छिपा हुआ नक्शा है। चलिए इसे विस्तार से समझते हैं बिल्कुल। और इन सीधे साधे कॉलम्स के पीछे छिपी वैश्विक कहानियों को और उन ऐतिहासिक पैटर्न्स को डीकोड करते हैं जो बताते हैं कि हमारी दुनिया आपस में कैसे जुड़ी हुई है। ये नज़रिया बहुत ही सटीक है। अक्सर हम नक्शे पर खींची गई लकीरों को ही दुनिया की असली सच्चाई मान लेते हैं। हाँ, लेकिन जब आप इन 3 पन्नों को एक ऐतिहासिक दस्तावेज की तरह पढ़ती हैं, माफ़ कीजिएगा पढ़ते हैं, तो आपको समझ आता है कि देश की सीमाएं तो बस राजनीतिक फैसले हैं। सही बात है। असली कहानी तो उस देश की मुद्रा और भाषाएं कहती हैं, जो उन लकीरों के आर पार जाने वाले इंसानी सफ़र, व्यापार और कभी-कभी युद्धों का सीधा परिणाम होती हैं। हमारा फोकस आज इसी लिस्ट के डेटा के पीछे के क्यों और कैसे पर रहेगा। तो आइए सबसे पहले इस डेटा के उस हिस्से से शुरुआत करते हैं जिसने मुझे इस पूरी लिस्ट में सबसे ज़्यादा चौंकाया। कौन सा हिस्सा? बात कर रहे हैं कि करेंसी की, यानी मुद्राओं की। जब हम इस कॉलम को देखते हैं तो कुछ बहुत ही दिलचस्प और आपस में टकराने वाली चीजें सामने आती हैं। जैसे कि? उदाहरण के लिए मैंने कोरियाई प्रायद्वीप का डेटा देखा। इस सूची में उत्तर कोरिया, जिसकी राजधानी प्योंगयांग है, हाँ। और दक्षिण कोरिया, जिसकी राजधानी सियोल है, दोनों बिल्कुल अलग अलग और स्वतंत्र देशों के रूप में दर्ज हैं। बिल्कुल। हम सभी न्यूज में देखते हैं कि इन दोनों के बीच कितना गहरा राजनीतिक और वैचारिक विभाजन है। दोनों के बीच एक सख्त बॉर्डर है। एकदम सही। लेकिन जब मैंने उनके आगे मुद्रा वाला कॉलम देखा तो दोनों ही देशों के आगे वॉन लिखा हुआ था। WON, वॉन। हाँ, वॉन। मुझे लगा कि ये कैसे हो सकता है? मतलब दो देश जो एक दूसरे को फूटी आंख नहीं सुहाते, वे अपनी अर्थव्यवस्था की सबसे बुनियादी चीज, यानी पैसे का नाम। हाँ, पैसे का नाम एक ही कैसे रख सकते हैं? अगर हम इसे व्यापक संदर्भ में देखें, तो ये दरअसल उस कहावत को सच साबित करता है कि राजनीति इतिहास को पूरी तरह से नहीं मिटा सकती। हम्म। वॉन कोई नया शब्द नहीं है। ये उस दौर से चला आ रहा है जब कोरियाई प्रायद्वीप एक ही हुआ करता था हम्म। और उस पूरे इलाके का एक साझा इतिहास था। अच्छा। 1945 के बाद राजनीतिक विचारधाराओं और युद्ध ने भले ही उस जमीन को दो अलग अलग देशों में बांट दिया हो। दोनों ने अपनी अलग सरकारें बना ली हो। बिल्कुल। लेकिन उनकी जड़ें एक ही हैं। हम्म। आज उत्तर कोरिया का वॉन और दक्षिण कोरिया का वॉन अंतर्राष्ट्रीय बाजार में बिल्कुल अलग अलग मूल्य रखते हैं। उनकी वैल्यू अलग है। बहुत अलग है। दोनों के नोटों पर तस्वीरें अलग हैं, उनका सिस्टम अलग है, लेकिन नाम का एक होना उस अतीत की याद दिलाता है जब वो एक थे। वाओ। ये इस बात का प्रमाण है कि सत्ता बदल सकती है, लकीरें खींच सकती हैं, लेकिन सांस्कृतिक और ऐतिहासिक प्रतीक इतनी आसानी से लोगों के जहन से नहीं जाते। मतलब ये कि करेंसी सिर्फ पैसा नहीं है, वो एक तरह का ऐतिहासिक फिंगरप्रिंट है जो मिटने का नाम नहीं ले रहा। एकदम सही कहा आपने। अब इसी ऐतिहासिक फिंगरप्रिंट से जुड़ा एक और आंकड़ा मुझे इस लिस्ट में दिखा जो अर्थशास्त्र के नजरिए से बहुत ही अजीब लगता है। बताइए। मैंने देखा कि पूर्वी तिमोर और गुआम जैसी जगहें हैं हाँ, ईस्ट तिमोर। और इनकी करेंसी के कॉलम में यूएस डॉलर लिखा है। हम्म। और प्रशांत महासागर में नौरू नाम का एक छोटा सा द्वीप देश है, उसके आगे ऑस्ट्रेलियन डॉलर दर्ज है। बिल्कुल सही। अब मेरी समझ में ये नहीं आ रहा कि कोई भी आजाद देश अपनी खुद की करेंसी क्यों नहीं छापना चाहेगा। किसी दूसरे देश के पैसे पर निर्भर रहना तो एक तरह से ऐसा है जैसे आपने अपने घर की चाबी किसी और को दे दी हो। ये सवाल बहुत लाजमी है, लेकिन यहाँ हमें भावनाओं से हटकर व्यवहारिक अर्थशास्त्र को समझना होगा। अच्छा। अपनी खुद की करेंसी छापना कोई आसान काम नहीं है। इसके लिए आपको एक सेंट्रल बैंक यानी केंद्रीय बैंक बनाना पड़ता है। हम्म। फिर उस करेंसी को अंतर्राष्ट्रीय बाजार में स्थिर रखना पड़ता है।
इसके अलावा आपको महंगाई को भी लगातार मॉनिटर करना होता है। ये बहुत महंगा पड़ता होगा। बहुत ज्यादा। नौरू या पूर्वी तिमोर जैसे देशों के लिए, जिनकी अर्थव्यवस्थाएं बहुत छोटी हैं या अभी उभर रही हैं, ये पूरा सिस्टम खड़ा करना बहुत ही खर्चीला और जोखिम भरा काम है। अच्छा, ये तो वैसा ही हुआ जैसे आप अपने घर में खुद का महंगा वाईफाई राउटर और सर्वर लगाने के बजाय अपने पड़ोसी के स्ट्रॉन्ग वाईफाई का पासवर्ड मांग लें हाँ हाँ, और बिल्कुल। उसी का इस्तेमाल करें क्योंकि वो ज़्यादा सस्ता और भरोसेमंद है। ये बहुत ही बेहतरीन और सटीक उदाहरण है, बिल्कुल ऐसा ही है। तो वो बस दूसरे का सिस्टम इस्तेमाल कर रहे हैं। हाँ, जब ये छोटे देश यूएस डॉलर या ऑस्ट्रेलियन डॉलर जैसी किसी बेहद मजबूत और स्थिर मुद्रा को अपना लेते हैं, तो वे रातों रात अपनी अर्थव्यवस्था को एक स्थिरता दे देते हैं। सोचिए, अगर वे अपनी नई करेंसी निकालें और उस पर किसी को भरोसा ही ना हो, तो उसकी वैल्यू गिर जाएगी। हाँ, विदेशी निवेशक भी वहाँ पैसा लगाने से डरेंगे। बिल्कुल। इसलिए अपनी इकॉनमी को रातों रात भरोसेमंद बनाने के लिए वे ये किराए की करेंसी वाला मॉडल अपनाते हैं। ये पूरी तरह से एक व्यावसायिक और सुरक्षित निर्णय है। ये बात सच में बहुत गहरी है और शायद यही बात मुझे इस डेटा के एक और बहुत बड़े हिस्से को समझने में मदद कर रही है। यूरोप वाले हिस्से को। हाँ, जब मैं यूरोप के देशों की लिस्ट पढ़ रहा था, जर्मनी जिसकी राजधानी बर्लिन है, हाँ फ्रांस जिसकी पेरिस है, हाँ। इटली, स्पेन, नीदरलैंड, मैंने देखा कि इन सभी महान और ऐतिहासिक देशों के आगे मुद्रा के कॉलम में सिर्फ एक ही नाम लिखा है। यूरो। हाँ, यूरो। अब अगर हम इतिहास देखें तो इन सभी देशों के पास कभी अपनी खुद की बहुत मजबूत और मशहूर मुद्राएं हुआ करती थी। बिल्कुल थी। फ्रांस के पास फ्रैंक था, जर्मनी के पास मार्क था, इटली के पास लीरा था। इन नोटों पर उनके अपने राष्ट्रीय नायकों की तस्वीरें छपती होंगी। सही बात है। फिर इन सब ने अपनी इन ऐतिहासिक मुद्राओं को कूड़ेदान में क्यों डाल दिया? यहाँ जो हम देख रहे हैं वो आधुनिक इतिहास का सबसे बड़ा और साहसिक आर्थिक प्रयोग है। साहसिक प्रयोग। हाँ, जब इन यूरोपीय देशों ने यूरो को अपनाया, तो उन्होंने स्वेच्छा से अपनी मौद्रिक संप्रभुता का एक बहुत बड़ा हिस्सा एक बड़े विजन के लिए छोड़ दिया। एक मिनट, मौद्रिक संप्रभुता छोड़ने का मतलब अपना नियंत्रण छोड़ना। क्या उन्होंने अपनी खुद की करेंसी छापने का, अपने ब्याज दरें तय करने का और अपनी अर्थव्यवस्था को अपने तरीके से चलाने का हक एक तरह से एक साझी कम्युनिटी को सौंप दिया? बिल्कुल। उन्होंने अपना नियंत्रण एक सेंट्रल यूरोपियन बैंक को दे दिया। अब ऐसा उन्होंने क्यों किया? क्योंकि उन्होंने समझ लिया था कि अगर वे आपस में व्यापार को आसान बनाएंगे और सीमाओं पर होने वाली करेंसी एक्सचेंज के झंझटों को खत्म करेंगे। तो वे सब मिलकर दुनिया की एक बहुत बड़ी आर्थिक शक्ति बन सकेंगे। एकदम सही। फ्रैंक या लीरा को छोड़ना सांस्कृतिक रूप से बहुत भावुक कदम था, लेकिन आर्थिक रूप से इसने पूरे यूरोप को एक मजबूत धागे में पिरो दिया। श्रोता जरा सोचकर देखें, अगर भारत के हर राज्य की अपनी अलग करेंसी होती तो क्या होता? बहुत मुश्किल होती। दिल्ली से मुंबई जाने में ही हमें एक्सचेंज रेट का हिसाब लगाना पड़ता। अगर आप पंजाब से सामान तमिलनाडु भेज रहे हैं तो करेंसी बदलने में ही आधा मुनाफा चला जाता। बिल्कुल। यूरोप ने ठीक इसी परेशानी को खत्म करने के लिए अपना इतिहास पीछे छोड़ दिया। ये दिखाता है कि कैसे देश अपने साझा भविष्य को सुरक्षित करने के लिए अपने व्यक्तिगत अतीत के कुछ हिस्सों की कुर्बानी देने के लिए तैयार हो जाते हैं। एकदम सही बात है। और करेंसी के जरिए जुड़ने का ये मॉडल हमें ये भी सिखाता है कि पैसा सिर्फ खरीदारी का जरिया नहीं है, बल्कि ये एक राजनीतिक और कूटनीतिक टूल भी है। करेंसी तो यूरोप को इस तरह से जोड़ रही है, लेकिन जब मैं इसी डेटा में आगे बढ़ा तो मैंने देखा कि कुछ देशों में भाषा वो काम कर रही है। हाँ, भाषा का कॉलम तो बहुत ही दिलचस्प है। बिल्कुल। अब हम इस लिस्ट के उस कॉलम की तरफ चलते हैं जिसे मैं सबसे रंगीन और कहानियों से भरा हुआ मानता हूं। भाषा का कॉलम। मैंने इस लिस्ट में सिंगापुर को देखा, थोड़ी देर के लिए रुक गया। सिंगापुर एक बहुत ही छोटा सा देश है, लेकिन उसकी भाषाओं के कॉलम में एक नहीं, दो नहीं, बल्कि 4 भाषाएं दर्ज हैं। चीनी, मलय, तमिल और अंग्रेजी। हाँ, जब मैंने इसे देखा तो मुझे लगा कि ये सिर्फ 4 भाषाएं नहीं हैं, ये सिंगापुर का पूरा ऐतिहासिक टाइमलाइन है। वो कैसे? सोर्स के मुताबिक मलय उनकी भौगोलिक जड़ है, अंग्रेजी शायद अंग्रेजों की दी हुई व्यावसायिक नींव है। हम्म, एक छोटे से देश में इतनी सारी आधिकारिक भाषाएं एक साथ कैसे काम करती हैं? यहाँ सबसे आकर्षक बात ये है, भाषाएं सिर्फ संवाद का माध्यम नहीं होती। तो और क्या होती हैं? वे इंसानों के पलायन, उनके संघर्षों, उस जमीन पर गुजरे अलग अलग दौर का जीता जागता म्यूजियम होती हैं। आपने जो टाइमलाइन का अंदाजा लगाया वो बिल्कुल सटीक है। अच्छा। सिंगापुर ऐतिहासिक रूप से हमेशा एक बहुत ही महत्वपूर्ण व्यापारिक बंदरगाह रहा है। मलय वहाँ की भूगोल और मूल निवासियों की पहचान को दर्शाती है। और अंग्रेजी?
अंग्रेजी ब्रिटिश उपनिवेशवाद का सीधा परिणाम है। लेकिन चीनी और तमिल भाषाएं लाखों प्रवासियों की कहानियां हैं जो पीढ़ियों पहले व्यापार, मजदूरी और एक बेहतर जिंदगी की तलाश में वहां पहुंचे, फिर वहीं बस गए। क्या बात है। अक्सर दुनिया के कई हिस्सों में भाषा विवाद और दंगों का कारण बनती है, लेकिन सिंगापुर ने इन चारों भाषाओं को आधिकारिक दर्जा देकर अपनी विविधता को अपनी सबसे बड़ी ताकत बना लिया। बहुत ही कुम्हां का नजरिया है। मतलब उन्होंने किसी एक भाषा को थोपने के बजाय सबको अपना लिया। बिल्कुल। इसी तरह का एक और दिलचस्प संगम मुझे मकाओ की डेटा में देखा। मकाओ, जो चीन के पास है? हाँ, मकाओ एशिया में है, लेकिन उसके भाषा कॉलम में चीनी के साथ साथ पुर्तगाली भी लिखा हुआ है। हम्म। चीन के बिल्कुल पास एशिया के एक कोने में एक पुर्तगाली भाषी क्षेत्र का होना साफ तौर पर हमें समुद्री व्यापार और उपनिवेशवाद के उन शुरुआती दिनों की याद दिलाता है, जब यूरोपीय नाविक दुनिया भर में अपने ठिकाने बना रहे थे। और ये सिर्फ एक कागजी बात नहीं है। मकाओ सदियों तक पुर्तगाली साम्राज्य का हिस्सा रहा। अच्छा। भले 1999 में मकाओ का प्रशासन वापस चीन को सौंप दिया गया हो, लेकिन पुर्तगाली भाषा आज भी उस लंबी ऐतिहासिक बातचीत का हिस्सा है जो पूर्व और पश्चिम के बीच हुई थी। जब आप किसी दूसरे देश पर राज करते हैं तो आपकी भाषा सिर्फ सरकारी दफ्तरों तक सीमित नहीं रहती, वो समाज में घुल मिल जाती है। बिल्कुल। वो वहाँ के खाने में, इमारतों के डिजाइन में, सड़कों के नामों में और लोगों की रोजमर्रा की जिंदगी में इस कदर घुल मिल जाती है कि राजनीतिक सत्ता जाने के दशकों बाद भी वो जिंदा रहती है। मकाओ की पुर्तगाली भाषा उसी का एक सबूत है। ये बात सिर्फ एशिया तक ही सीमित नहीं है। अगर हम इस लिस्ट में दक्षिण अमेरिका के पन्ने पर आएं, तो पेरू का उदाहरण मुझे बहुत ही प्रेरणादायक लगा। पेरू की राजधानी लीमा। हाँ, लीमा। और वहां की भाषाओं के कॉलम में स्पेनिश के साथ साथ क्वेचुआ भी दर्ज है। क्वेचुआ, हाँ। स्पेनिश तो हम समझ सकते हैं कि यह स्पेनिश उपनिवेशवाद का परिणाम है, जिसने लगभग पूरे दक्षिण अमेरिका पर कब्जा किया था। सही बात है। लेकिन ये क्वेचुआ भाषा का आज भी आधिकारिक रूप से साथ में होना मुझे ये बताता है कि उपनिवेशवाद सब कुछ नहीं मिटा पाया। ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण और गहरा अवलोकन है। पेरू का ये डेटा पॉइंट असल में प्रतिरोध और सांस्कृतिक संरक्षण की एक बहुत ही खूबसूरत कहानी है। प्रतिरोध की कहानी। हाँ, स्पेनिश साम्राज्य ने निस्संदेह उस महाद्वीप पर अपना दबदबा बनाया, अपना धर्म फैलाया और अपनी भाषा थोपी। लेकिन पेरू के एंडीज पहाड़ों में रहने वाले मूल निवासियों ने अपनी स्वदेशी भाषा क्वेचुआ को मरने नहीं दिया। वाह। यह इनका साम्राज्य की भाषा हुआ करती थी। इनका साम्राज्य जो बहुत प्राचीन था। बिल्कुल। आज इतने दशकों बाद उसे एक आधुनिक राष्ट्र में आधिकारिक दर्जा मिलना इस बात का प्रतीक है कि अब देश अपने स्वदेशी इतिहास को छिपा नहीं रहे हैं, बल्कि उस पर गर्व कर रहे हैं। ये एक तरह का सांस्कृतिक पुनर्जागरण है। और क्या हम उन देशों के बारे में भी बात कर सकते हैं जहां भाषा वास्तव में भूगोल का सीधा परिणाम है? जैसे कि यूरोप में स्विट्जरलैंड, जहां की भाषाओं में फ्रेंच, जर्मन और इटालियन शामिल हैं। या फिर साइप्रस, जहां ग्रीक और तुर्की दोनों भाषाएं बोली जाती हैं। दोनों बहुत अलग उदाहरण हैं। यहाँ ऐसा लगता है कि भाषा देशों को बांटने वाली कोई दीवार नहीं है, बल्कि ये वो पुल है जहां दो अलग अलग संस्कृतियां एक दूसरे से मिलती हैं। दोनों देशों की तुलना करना काफी रोचक है। स्विट्जरलैंड के मामले में ये एक ऐसा देश है जो फ्रांस, जर्मनी और इटली के बिल्कुल बीचों बीच स्थित है। तो वहां का भाषाई परिदृश्य उसके भूगोल का स्वाभाविक परिणाम है। बिल्कुल। उन्होंने अपने अलग अलग कैंटोन्स यानी राज्यों में इन सभी भाषाओं को अपनाकर एक बहुत ही स्थिर और शांतिपूर्ण समाज बनाया है। और साइप्रस? वहीं दूसरी ओर साइप्रस का उदाहरण थोड़ा अधिक तनावपूर्ण है। साइप्रस भूमध्य सागर में ग्रीक और तुर्की संस्कृतियों के संगम पर स्थित है। हाँ। वहां की भाषाएं उस द्वीप के गहरे ऐतिहासिक संघर्ष को दर्शाती हैं, जहां आज भी संयुक्त राष्ट्र का एक बफर जोन है जो द्वीप को दो हिस्सों में बांटता है। इन दोनों ही मामलों में भाषाएं हमें यह समझने में मदद करती हैं कि एक राष्ट्र अपने पड़ोसियों के साथ कैसे इंटरेक्ट करता है। ये सब इतना रोचक है कि मैं अब इस 3 पन्नी की लिस्ट को उसी नजर से नहीं देख पा रहा हूं जैसे मैंने शो की शुरुआत में देखा था। यही तो इस डेटा की खूबसूरती है। करेंसी और भाषा के बाद बात करते हैं हमारे तीसरे और आखिरी अहम कॉलम की, राजधानियों की। हाँ, राजधानियों की। राजधानियों के नामों की अपनी एक अलग ही विविधता और काम करने का तरीका है। इसी सूची में देखिए, श्रीलंका के सामने 2 राजधानियों के नाम लिखे हैं, कोलंबो और श्री जयवर्धनेपुरा कुट्टे। हाँ, एक ही देश की 2 राजधानियां। जब मैंने इसे पढ़ा तो मैं हैरान रह गया। छोटा सा देश 2-2 राजधानियां क्यों बनाएगा?
इसके पीछे जरूर कोई बहुत बड़ी प्रशासनिक रणनीति होगी। बिल्कुल। श्रीलंका का ये मामला प्रशासनिक और व्यावसायिक कार्यों को अलग-अलग करने का एक बेहतरीन उदाहरण है। अच्छा। देखिए, कोलंबो लंबे समय से श्रीलंका की व्यावसायिक राजधानी और सबसे बड़ा शहर रहा है। हम्म, लेकिन जैसे जैसे कोलंबो में व्यापार बढ़ा, वहां ट्रैफिक और भीड़ इतनी ज्यादा हो गई कि सरकार चलाना मुश्किल होने लगा। जाहिर है जगह कम पड़ गई होगी। शहर में सरकारी इमारतों के लिए जगह ही नहीं बची थी। इसलिए बढ़ती भीड़ और प्रशासनिक जरूरतों को देखते हुए उन्होंने सरकारी और विधायी कार्यों के लिए पास ही में श्री जयवर्धनेपुरा कोट्टे को अपनी प्रशासनिक राजधानी के रूप में विकसित किया। अच्छा, तो ये एक सोची समझी अर्बन प्लानिंग का हिस्सा है। एक शहर पैसा कमाने के लिए और दूसरा शहर देश का कानून और प्रशासन चलाने के लिए। सही कहा। इस तरह का विभाजन दुनिया के कई अन्य देशों में भी देखा जाता है। वे ऐसा इसलिए करते हैं ताकि देश का आर्थिक विकास भी ना रुके और सरकारी कामकाज भी बिना किसी रुकावट के चलता रहे। इसके अलावा राजधानियों के नामों में जो ध्वनियां और उनका जो उच्चारण है वो भी कितना सांस्कृतिक और रहस्यमयी लगता है। बिल्कुल। इस लिस्ट में कुछ नाम तो ऐसे हैं जिन्हें पढ़ते ही लगता है जैसे आप किसी और ही युग में पहुंच गए हों। जैसे ब्रुनेई की राजधानी बंदरसेरी बेगवान, या फिर मंगोलिया की राजधानी उलान बटोर, जिसका मतलब शायद रेड हीरो या लाल नायक होता है। हाँ, मंगोलियाई भाषा में। नामों में उनकी स्थानीय संस्कृति की गूंज साफ सुनाई देती है। और यही गूंज किसी भी राष्ट्र की पहचान का सबसे मजबूत हिस्सा होती है। आज की दुनिया में जहां सब कुछ एक जैसा होता जा रहा है, वहां ऐसे नाम उस देश की मिट्टी की खुशबू को जिंदा रखते हैं। सही बात है। अगर हम इस पूरी लिस्ट से एक ऐसा देश चुने जो अपनी इस अनूठी पहचान को बचाने का सबसे उत्तम और शानदार उदाहरण है, तो मेरी नज़र में वो देश होगा भूटान। लिस्ट के उस हिस्से पर एक बार फिर से नजर डालिए। हाँ, मैंने निकाला। यहां लिखा है देश भूटान, राजधानी थिम्पू, मुद्रा नुल्ट्रम। नुल्ट्रम। हाँ, और भाषा दजोंखा। वाओ, ये तीनों ही नाम कितने अलग और विशिष्ट हैं। और ये कोई संयोग नहीं है। जब आप थिम्पू जैसी राजधानी, नुल्ट्रम जैसी करेंसी और दजोंखा जैसी भाषा देखते हैं, तो आप एक ऐसे राष्ट्र को देख रहे हैं जिसने जानबूझकर खुद को बाहरी दुनिया के अंधाधुंध प्रभावों से बचाकर रखा है। भूटान ने आधुनिकीकरण को तो अपनाया है, लेकिन पूरी तरह से अपनी शर्तों पर। वे वैश्विक दुनिया का हिस्सा हैं, वे व्यापार करते हैं, लेकिन उन्होंने अपनी आत्मा को वैश्वीकरण की तेज आंधी में होने नहीं दिया है। मतलब उन्होंने अपनी एक सुरक्षा छतरी बना ली है जिसके अंदर उनकी संस्कृति महफूज है। बिल्कुल। ये डेटा का वो हिस्सा है जो हमें एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात बताता है कि पहचान केवल इतिहास से विरासत में नहीं मिलती, बल्कि उसे सक्रिय रूप से संरक्षित भी करना पड़ता है। हाँ, उसे बचाना पड़ता है। भूटान जैसे देश ये साबित करते हैं कि विकास का मतलब अपनी जड़ों को काटना नहीं होता। अगर हम आज की हमारी इस पूरी चर्चा को समेटे और इसका सार निकालें, तो हम क्या कहेंगे? तो हम कह सकते हैं कि ये 3 पन्नों की साधारण सी दिखने वाली लिस्ट वास्तव में दुनिया भर के देशों की ऐतिहासिक यात्राओं, उनके संघर्षों और उनके मिलन की एक बेहद जटिल और खूबसूरत कहानी है। बिल्कुल। ये साबित करता है कि दुनिया का कोई भी देश पूरी तरह से अलग थलग नहीं है, चाहे वो मुद्राओं के माध्यम से आर्थिक रूप से जुड़ा हो या भाषाओं के माध्यम से ऐतिहासिक रूप से। हर देश एक बहुत बड़े वैश्विक ताने बाने का एक छोटा सा हिस्सा है। सच में आज का ये डीप डाइव एक अद्भुत और आंखें खोल देने वाली यात्रा रही है। मुझे भी बहुत मजा आया। हमने एक ऐसी टेबल से शुरुआत की थी जो सिर्फ कुछ नामों की लिस्ट लग रही थी, और हमने इसमें से उपनिवेशवाद की कहानियां, अपनी करेंसी छोड़ने के गहरे आर्थिक प्रयोग और सांस्कृतिक पहचान को बचाने के संघर्षों को खोज निकाला। कोरिया की वॉन से लेकर यूरोप की यूरो तक, सिंगापुर की 4 भाषाओं से लेकर पेरू की क्वेचुआ तक, और आखिर में भूटान की संरक्षित पहचान तक, हर एक पंक्ति अपने आप में एक पूरा इतिहास समेटे हुए है। बिल्कुल सही। इस चर्चा से जुड़ने और इस डेटा को इतने शानदार तरीके से डिकोड करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।